एक देश है जिसकी अपनी दुनिया है, नाम नॉर्थ कोरिया। वहां से अमूमन दो तरह की खबरें बाहर आती हैं। पहली सुप्रीम लीडर की सेहत से जुड़ी होती है और दूसरी अत्याधुनिक हथियारों के परीक्षण से। हालिया वाकया हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 1 महीने में 3 बड़े हथियारों की टेस्टिंग को अंजाम दिया है। सुपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, हथियारों की नुमाइश के पीछे नॉर्थ कोरिया का असली मकसद क्या होता है और इससे इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया से दूर होने के बावजूद जिसकी उससे करारी वाली दुश्मनी है वो है अमेरिका। वहां क्या चल रहा है? 28 सितंबर को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई हुई। अफगानिस्तान से निकलने के मसले पर टॉप मिलिट्री लीडर से कई घंटों तक सवाल पूछे गए। इस सुनवाई से पता चला कि बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान में आखिर चूक कहां की। क्या अमेरिका वापस अफगानिस्तान में एंट्री करेगा? अमेरिका को अलकायदा के हमले का डर क्यों सता रहा है और इस सुनवाई का बाइडेन सरकार पर क्या असर होगा? दोनों बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। मशहूर ब्रिटिश उपन्यासकार मार्टिन एमिस की एक पंक्ति है, वेपन्स आर लाइक मनी, नो वन नोज द मीनिंग ऑफ इनफ। हथियार पैसे की तरह होते हैं, किसी को इनकी हद पता नहीं चलती। हथियारों की दौड़ कुछ ऐसी है, कोई भी देश इस रेस में पीछे नहीं छूटना चाहता। पीछे छूटने का मतलब है अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल देना, क्योंकि आपको अपनी नियत पर भरोसा हो सकता है लेकिन सामने वाले की नियत पर नहीं। अगर इस आकलन को धरातल पर साक्षात देखना हो तो हमें कोरियन प्रायद्वीप पर नजर डालनी होगी। कोरियन या कोरिया, इस शब्द का संबंध है कोरियो नाम के एक प्राचीन साम्राज्य से। कोरिया का शाब्दिक अर्थ पूछें तो मतलब होगा ऊंचे पहाड़ों और साफ चमकदार पानी के सोतों वाली जमीन। कहीं ऊंची पहाड़ की चोटियां, कहीं बर्फीली घाटियां। कोरियन प्रायद्वीप सदियों तक एक इकाई थी। 1910 में कोरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हार कर बाहर जाना पड़ा। जुलाई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों का जुटान जर्मनी के पोत्सडाम शहर में हुआ। वे युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए आए थे। इनमें से एक मुद्दा जीते हुए इलाकों के भविष्य से भी जुड़ा था। कोरिया में मित्र सेनाओं ने जापान को परास्त कर दिया था। पोत्सडाम में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर कोरिया के बीच में एक रेखा खींचने का फैसला किया। तय ये हुआ कि नॉर्थ हिस्से में जापानी सैनिकों का सरेंडर सोवियत संघ स्वीकार करेगा, जबकि साउथ में ये काम अमेरिका करेगा। ऐसा हुआ भी। सोवियत संघ और अमेरिका वर्ल्ड वॉर में साथ लड़े, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अपनी विचारधारा फैलाने के काम में दोनों जुट गए। इसके चक्कर में दोनों महाशक्तियों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। इसका असर कोरियाई प्रायद्वीप पर भी पड़ा। 1948 में 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार का प्रभाव था, जबकि साउथ कोरिया पर अमेरिकी पूंजीवाद का। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सहोदर थे, मगर बंटवारे के बाद जन्मजात दुश्मन बन गए। 25 जून 1950 को सोवियत परस्त नॉर्थ कोरियाई शासक किम इल संग ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इरादा साउथ वाले हिस्से को जीतकर एकीकृत कम्युनिस्ट देश बनाना। लगभग 50 लाख मौतों और बेहिसाब बर्बादी के बाद 1953 में युद्ध रुक गया। युद्ध रुका तो जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि साउथ कोरिया ने संधि पर दस्तखत नहीं किए। इस वजह से दोनों देशों में आज भी युद्ध चल रहा है। वे एक दूसरे पर हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन टेक्निकली वे लड़ाई में हैं। दोनों देशों की सीमा पर सैनिक हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। साउथ और नॉर्थ कोरिया की सीमा दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड जोन्स में से एक है। आज ये चर्चा क्यों? दरअसल नॉर्थ कोरिया ने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का परीक्षण किया है। पिछले 3 महीने में उसका ये तीसरा मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया है। उसने जानकारी दी है कि इस परीक्षण से नॉर्थ कोरिया का वेपन सिस्टम और उन्नत हो गया है। हालांकि इस लॉन्च के दौरान सुप्रीम लीडर मौजूद नहीं थे। जानकारों का कहना है ये मिसाइल अत्याधुनिक है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास इस किस्म के हथियार मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के इस परीक्षण से चिंता की वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। चिंता के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद तेज होती हैं। ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती हैं। वो दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आएंगी। ऐसे में उसे हवा में नष्ट करने या उससे बचने या भागने का समय नहीं होगा।
किसी दुश्मन मिसाइल से बचने का एक ही तरीका है, आप उसे अपने रडार पर देख पाएं, ट्रैक कर पाएं, फिर जवाबी कार्रवाई कर पाएं। हाइपरसोनिक मिसाइल रडार कवर को ही भेद सकती है, इसलिए वो आपकी सारी अर्जित तकनीक और तैयारी को धता बता देगी। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दिया जाए तो ये बेहद खतरनाक हो जाएगी। अगर ये अपने निशाने को भेदने में कामयाब ना भी हो तो आसपास के इलाके में भयंकर तबाही मचा सकती है। दूसरी बात, हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति ही उनका हथियार है। उन पर कोई वॉरहेड ना भी लगा हो, सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल हो, जैसे गोली होती है। अब ये बम की तरह ना फटे, बस अपनी रफ्तार से किसी जहाज या मिसाइल से टकरा जाए तो उसे नष्ट कर देगा। इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निकली महज एक तेज मिसाइल होकर भी एक आविष्कार की तरह देखी जाती है। तीसरी वजह, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की सनक से जुड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया बंद पिंजड़े की तरह है। वो देश अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों में बहुत भरोसा नहीं रखता। किम जोंग उनकी छवि ईश्वरीय है। जनता को इस भ्रम में रखा गया है कि सुप्रीम लीडर इज ऑलवेज राइट। वो जो करेंगे भला करेंगे, भले ही लोग भूखे मर जाएं, लेकिन सुप्रीम लीडर की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। किम जोंग उन अपने दुश्मनों को परमाणु हमलों की धमकी देते रहते हैं। उनके 3 इमीडिएट दुश्मन साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका हैं। नॉर्थ कोरिया के ऐलान के बाद साउथ कोरिया ने भी सबमरीन लॉन्च का ऐलान किया। इससे पहले 15 सितंबर को दोनों देशों ने एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी। मतलब ये कि साउथ कोरिया उसी की भाषा में जवाब देने में जुटा हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बताया कि उनके देश ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। इस घटना पर अमेरिका ने क्या कहा है? उसने कहा कि ये प्रतिबंधों का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरे की तरह है। 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत की पहल की थी। उस समय नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर भी बात हुई थी। लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। जिसके बाद से बातचीत वाली मेज पर धूल जमी हुई है और नॉर्थ कोरिया वापस हथियारों की प्रदर्शनी में जुट गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने पिछले 40 सालों में 150 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि नॉर्थ कोरिया को हथियारों से इतनी मोहब्बत क्यों है? वो शांति या दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्तों पर बात क्यों नहीं करता? पहले ऑफिशियल बयान सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे खिलाफ जो नीतियां बन रही हैं उसके मद्देनजर मिसाइलों का परीक्षण जरूरी हो जाता है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि साउथ में अमेरिका के 30,000 सैनिक अभी भी मौजूद हैं। 70 साल पुराने कोरियन युद्ध की समाप्ति की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इसके लिए हथियारों का परीक्षण करना पड़ता है। ये तो हुई सरकारी बात, और क्या क्या वजहें हो सकती हैं आपको बताते हैं। एक वजह कोरियाई प्रायद्वीप पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से जुड़ी हुई है। साउथ कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके सहयोगी अमेरिका के पास इसकी बहुतायत है। साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिक लगातार अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। उनसे कदमताल करने के लिए नॉर्थ कोरिया को भी अपने हथियारों को उन्नत बनाना पड़ता है। जानकारों की माने तो अमेरिकी मौजूदगी के डर वाली बात में दम है। दूसरी वजह है छलावा। किम जोंग उन एक तानाशाह हैं। उन्हें कुर्सी पर बने रहने के लिए अपने लोगों की जी हजूरी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार लोगों को गर्व करने की कोई चीज मुहैया कराती रहे। अलग अलग मौकों पर राजधानी में हथियारों की भव्य परेड इसी छलावे का हिस्सा होती हैं, ताकि जनता इस भ्रम में रहे कि सुप्रीम लीडर ने हमें रोजगार और रोटी नहीं दी तो क्या हुआ, वे दुश्मन देश को धूल तो चटा ही देंगे। कोरोना महामारी के दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर लिया था। इससे चीन से आने वाली सप्लाई पर भी असर पड़ा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं ने भी ग्रामीण इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन राजधानी में सब चंगा दिखे, इसलिए असली मुद्दे से भटकाव जरूरी है। तीसरी वजह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माहौल बनाने से जुड़ी हुई है। अगर नॉर्थ कोरिया किसी बातचीत में शामिल हुआ तो उसे मजबूत नजर आना जरूरी है। इससे सामने वाली पार्टी उसे हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। मिसाइल टेस्ट से उसकी बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ती है। जानकारों का दावा है कि नॉर्थ कोरिया यहीं पर नहीं रुकने वाला। आने वाले दिनों में और भी मिसाइल टेस्टिंग देखने को मिल सकती हैं। स्क्रूटनी मुक्त नॉर्थ कोरिया के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं उस देश में जहां स्क्रूटनी होती है और भरपूर मात्रा में होती है। वहां जनता सुप्रीम है। कुछ विरोधाभासों को छोड़ दें तो वहां जनता जवाबदेही तय करती है, और ये बात अमेरिका की है।
अभी वाला मामला अफगानिस्तान वॉर से जुड़ा हुआ है। 30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैनिक के काबुल से निकलने के बाद 20 साल लंबा युद्ध खत्म हो गया। अमेरिका के निकलने के ऐलान के बाद से तालिबान ने अपना अभियान शुरू किया और 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा भी शुरू कर लिया। यह घटनाक्रम अप्रत्याशित था। अमेरिकी एजेंसियों की सारी गणनाएं धरी की धरी रह गईं। तो आखिर उनसे चूक कहां हुई? बाइडेन प्रशासन की असफलता की वजह क्या थी? इन्हीं सारे सवालों को लेकर सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने 28 सितंबर को सुनवाई की। इस सुनवाई में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की कमान संभालने वाले कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी मौजूद थे। सुनवाई में क्या हुआ, ये जानने से पहले समझते हैं कि ये कमेटी है क्या। आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अमेरिकी सेनेट की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। यूएस मिलिट्री, रक्षा विभाग, परमाणु हथियार, मिलिट्री रिसर्च समेत कई अहम मुद्दों की विधायी समीक्षा का अधिकार इस कमेटी के पास होता है। इसकी स्थापना जनवरी 1947 में हुई थी। इस कमेटी में कुल 26 सेनेट सदस्य होते हैं। 13 बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन से और 13 सदस्य माइनॉरिटी पार्टी से होते हैं। 28 सितंबर को हुई सुनवाई में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने कड़े सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में जनरल मैकेंजी ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान में 2500 सैनिकों को तैनात रखने का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। यह बयान राष्ट्रपति बाइडेन के दावों के बिल्कुल उलट है। बाइडेन ये कहते रहे हैं कि उनके सैन्य सलाहकारों ने कभी ऐसी सलाह नहीं दी। अगस्त के शुरुआती दिनों में अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया था कि तालिबान को काबुल तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। इसकी बजाय तालिबान 10 दिन में काबुल पर कब्जा कर चुका था। बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार और वहां की मिलिट्री के कोलैप्स का अनुमान क्यों नहीं लगा पाया? इस सवाल के जवाब में ऑस्टिन ने कहा कि हमें कुछ दुखद सच्चाइयों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम अफगान सरकार और मिलिट्री में व्याप्त भ्रष्टाचार की तह तक नहीं जा सके। अशरफ गनी अपनी मर्जी से सैन्य अधिकारियों की अदला बदली करते थे। इसने भी काफी नुकसान पहुंचाया। हम उसका आकलन नहीं कर पाए। हम तालिबानी कमांडर्स और स्थानीय नेताओं की साठगांठ का अंदाजा लगा पाने में भी नाकाम रहे। बाकी का काम अशरफ गनी की फरारी ने कर दिया। गनी तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले देश छोड़कर भाग गए थे। इसने अफगान सेना का बचा खुचा मनोबल भी तोड़ दिया। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऑपरेशन का केंद्र था। क्या बगराम को छोड़ने का फैसला सही था? इस पर ऑस्टिन ने कहा कि बगराम को चलाने के लिए कम से कम 5000 सैनिकों की जरूरत होती। उन पर हमेशा हमले का खतरा भी बना रहता। 29 अगस्त को अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में 10 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि ये लोग काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार थे। बाद में ये पता चला कि वे आम नागरिक थे। इसके लिए अमेरिका ने माफी भी मांगी थी। इसके पीछे क्या गलती हुई? इसके जवाब में जनरल मैकेंजी ने कहा कि उन्होंने इस गलती की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि हमने उपलब्ध इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई की। कई मौकों पर हम सफल भी रहे, लेकिन 29 अगस्त को हम गलत साबित हुए। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा? इस पर जनरल मिली ने कहा कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और रहेगा। उसने अलकायदा के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई कि अलकायदा या इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान की स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका पर हमला कर सकता है। इस आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका वापस अफगानिस्तान जाएगा? जनरल मैकेंजी ने कहा कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से अफगानिस्तान में घुसेंगे। सुनवाई के दौरान सेनेटर्स ने सबसे ज्यादा जनरल मार्क मिली से जिरह की। मिली वही जनरल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन के टॉप मिलिट्री लीडर को फोन कर कहा था कि अमेरिका उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। टेनेसी से सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने सुनवाई के दौरान उन्हें गद्दार बता दिया। ब्लैकबर्न ने पूछताछ का सामना कर रहे ऑस्टिन, मिली और मैकेंजी से कहा, आप लोग किस हक से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं? उनका इशारा इस्तीफे की तरफ था। अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और तालिबान की वापसी को लेकर बाइडेन प्रशासन कटघरे में है। वहां इस असफलता के जिम्मेदार मिलिट्री लीडर्स के इस्तीफे की मांग चल रही है। पूरी सुनवाई लाइव टीवी पर चल रही थी। भरोसे की कमी से जूझ रहे बाइडेन प्रशासन के लिए फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।